अध्याय 11 दोष रहित सुंदरता। एक अत्यंत सुंदर युवती लॉन्गचेन के सामने खड़ी थी। उसकी मखमली भौहें पारदर्शी आंखों के ऊपर थीं, पीली त्वचा पर चेरी जैसे लाल होंठ चमक रहे थे और बालों का एक गिरता हुआ झरना उसकी कमर तक आ रहा था। जब लॉन्गचेन ने भीतर प्रवेश किया और उनकी नजरें मिली तो वह स्तब्ध रह गया। वो युवती इस दुनिया से परे किसी परी जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उपस्थिति मात्र से पूरा कमरा एक परिलोक में बदल गया हो। एक पल के लिए लॉन्गचेन उसे मूर्खों की तरह घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लड़की के गाल थोड़े लाल हो गए और उसने अपनी नजरें फेर लीं। जब श्रीमती लॉन्ग ने ये देखा तो उन्होंने डांटते हुए कहा, चेन एर जल्दी करो और मेंग क्यूई का अभिवादन करो। वो तुम्हारी होने वाली वधू है। वधू शब्द कहते ही श्रीमती लॉन्ग का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन लॉन्गचेन बुरी तरह चौंक गया क्योंकि उसने ऐसी किसी बात के बारे में कभी सुना भी नहीं था। अभिवादन, देवी मेंग क्यूई। अपनी मां की घूरती नजरों को देखकर लॉन्गचेन आखिरकार संभला और उसे झुककर प्रणाम किया। मेंग क्यूई के चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई और उसने भी थोड़ा झुककर उत्तर दिया। हालांकि उसके चेरी जैसे होंठ थोड़े हिले, लेकिन उसने बदले में कुछ नहीं कहा। ये सब देखकर श्रीमती लॉन्ग मुस्कुराई और बोली, मेंग क्यूई, तुम और लॉन्गचेन दोनों युवा हो। तुम दोनों कुछ देर बातें कर सकते हो जबकि मैं जाकर कुछ खाना तैयार करती हूँ। लॉन्गचेन को एक उत्साहजनक नजर देते हुए श्रीमती लॉन्ग पीछे हट गईं और कमरे में केवल वे दोनों रह गए। ऐसी सुंदर स्त्री का सामना करते हुए पहली बार लॉन्गचेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक लंबे ठहराव के बाद वह आखिरकार एक वाक्य बोल पाया, कृपया बैठिए। मेंग क्यूई ने अपना सिर हिलाया। जब उसने लॉन्गचेन की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक जटिल भाव कौंध गया। मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या हम जगह बदल सकते हैं? लॉन्गचेन ने थोड़ा माथा सिकोड़ा, लेकिन फिर भी सिर हिला दिया। वे दोनों लॉन्ग एस्टेट से बाहर निकले और एक एकांत स्थान ढूंढ लिया। वहां पहुंचते ही मेंग क्यूई ने अपने कपड़ों के भीतर हाथ डाला और धीरे से एक मुहर सील निकाली। उसे देखकर लॉन्गचेन झटके से चिल्लाते चिल्लाते बचा, क्योंकि उसने पहचान लिया कि ये एक समनिंग कॉन्ट्रैक्ट था जिसे केवल 20 टेमर्स ही इस्तेमाल कर सकते थे। अंतरिक्ष में एक हलचल हुई जिसने लॉन्गचेन के विचारों को रोक दिया। उनके सामने 10 मीटर से भी लंबा एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ, जिसका सिर शेर का और शरीर चील का था, जिससे एक राजसी आभा निकल रही थी। हालांकि लॉन्गचेन पहले साधना कल्टीवेट करने में असमर्थ था, फिर भी उसने जादुई जीवों मैजिकल बीस्ट्स के चित्रों का अध्ययन किया था। इस जीव को लायन ईगल कहा जाता था, जो एक भयानक द्वितीय श्रेणी सेकंड रैंक का जादुई जीव था। उनके सामने मौजूद लायन ईगल स्पष्ट रूप से पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में सामान्य ब्लड कॉन्डेंसेशन साधक भी उसके मुकाबले में नहीं थे। ये सामान्य रूप से हिंसक जीव मेंग क्यूई के सामने असाधारण रूप से विनम्र था और चुपचाप जमीन पर लेट गया। मेंग क्यूई हल्के कदमों से लायन ईगल की पीठ पर चढ़ गई और फिर लॉन्गचेन से कहा, ऊपर आओ। लॉन्गचेन ने मेंग क्यूई की ओर देखा। उसके चेहरे पर जल्दबाजी का भाव देखकर वो धीरे से बुदबुदाया और ऊपर चढ़ गया। ये पहली बार था जब लॉन्गचेन किसी जादुई जीव की पीठ पर चढ़ा था और वो थोड़ा घबराया हुआ था कि कहीं ये गलती से पागल होकर लोगों को खाना न शुरू कर दे। लायन ईगल ने अचानक अपने पंख फैलाए और उसका विशाल शरीर उन दोनों को लेकर आसमान में उड़ गया। जब उसने हवा में छलांग लगाई तो लॉन्गचेन लगभग नीचे गिर ही गया था। सौभाग्य से एक कोमल हाथ ने लॉन्गचेन को सहारा दिया, जिससे वो अजीब तरह से संभल पाया। लेकिन जब उसने मेंग क्यूई के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी, जैसे वो हंसना चाहती हो, तो लॉन्गचेन को शर्मिंदगी महसूस हुई। आहा, मैं बस थोड़ा अनाड़ी हूं। लॉन्गचेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए एक लचर बहाना बनाया। मेंग क्यूई इस पर हंसी, लेकिन वो जल्दी ही झेप गई और मुड़ गई। लायन ईगल की उड़ने की गति बहुत तेज थी और कुछ ही मिनटों में वे शाही राजधानी से बाहर निकल गए और सनसेट माउंटेन अस्ताचल पर्वत पर उतरे। डूबते हुए सूरज ने एक खून जैसा लाल रंग बिखेर दिया था, जिसने पूरी शाही राजधानी को ढक लिया था। ये एक अत्यंत सुंदर दृश्य था। दोनों पहाड़ की चोटी पर खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे ही लॉन्गचेन ने शाही राजधानी की ओर देखा, उसकी आंखों में लाचारी की एक झलक दिखाई दी। लॉन्गचेन, मैं? मेंग क्यूई काफी देर तक हिचकिचाई और आखिरकार एक लंबी आह भरकर अपने लाल होंठ खोले। क्या तुम इस विवाह को तोड़ने आई हो? लॉन्गचेन उसकी ओर देखने के लिए नहीं मुड़ा। उसकी नजर शाही राजधानी पर टिकी रही। मेंग क्यूई का दिल दहल गया और उसके सुंदर चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया। तुम्हें पहले से पता था? मैंने अंदाजा लगाया। लॉन्गचेन धीरे से उसके सुंदर दोषरहित चेहरे की ओर मुड़ा और कहा, धन्यवाद। तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो? मेंग क्यूई ने भ्रमित होकर पूछा। मेरी मां के सामने ये बात न उठाने के लिए धन्यवाद। तुमने उनके बूढ़े दिल को चोट नहीं पहुंचाई
और तुमने मेरा सम्मान भी बचा लिया, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। लॉन्ग चेन मुस्कुराया। मेंग क्यूई ने ध्यान से लॉन्ग चेन की ओर देखा। कुछ दिन पहले ही उसने पिछले कुछ वर्षों में लॉन्ग चेन की स्थिति के बारे में जान लिया था। उसने सोचा था कि जब उसे पता चलेगा कि वो क्यों आई है तो वो क्रोधित हो जाएगा और शायद पूरी तरह पागल होकर उस पर चिल्लाने लगेगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की प्रतिक्रिया देगा। मैं जानता हूं कि तुम एक गर्वित और प्रतिभाशाली महिला हो, क्योंकि तुम इतनी कम उम्र में द्वितीय श्रेणी के जादुई जीव को नियंत्रित करने में सक्षम हो। जहां तक मेरी बात है, मैं बस एक सामान्य व्यक्ति हूं। हम दो अलग अलग दुनिया से हैं, इसलिए तुम्हारा इसे चाहना गलत नहीं है। तुम्हें इसके बारे में बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग चेन हल्के से हंसा और उसकी मुस्कान बहुत गर्मजोशी भरी और सुकून देने वाली थी। लेकिन जब मेंग क्यूई ने इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा तो उसके दिल में एक अवर्णनीय दर्द हुआ। यह युवक, व्यावहारिक रूप से एक लड़का, पहले ही इतनी बदकिस्मती झेल चुका था और अब वो खुद उसके एक और घाव दे रही थी और उस पर नमक छिड़क रही थी। क्या ये बहुत निर्दयी नहीं था? मुझे कुछ दिन दो और मैं अपनी माँ को इस शादी को मना करने के लिए मना लूंगा। मैं वादा करता हूं कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये कहकर लॉन्ग चेन धीरे धीरे मुड़ा और चल दिया। ढलते सूरज ने पहाड़ के रास्ते के बीच में उसकी पतली आकृति को रोशन कर दिया, जिससे वो कुछ हद तक दयनीय लग रहा था। लॉन्ग चेन की ओझल होती आकृति को देखते हुए मेंग क्यूई की आंखों से आंसू निकल पड़े और उसके हाथ ने उसके होठों को ढक लिया। क्या मैंने ये सही किया या गलत? एक युवती धीरे से मेंग क्यूई के पीछे से आई और उसे चुपचाप सांत्वना दी। बड़ी बहन, अब जब सब कुछ कह दिया गया है तो ये खत्म हो चुका है। हालांकि ये लॉन्ग चेन वाकई दयनीय लग रहा है। दोनों युवतियां लॉन्ग चेन की पीठ को तब तक देखती रहीं जब तक वो पूरी तरह गायब नहीं हो गया। जैसे ही लॉन्ग चेन पहाड़ से नीचे उतरा, उसकी मनोदशा और अधिक उदास हो गई। जिस पल उसने मेंग क्यूई को देखा था, उसे प्रेम और आकर्षण की तीव्र भावना महसूस हुई थी। मेंग क्यूई जैसा कोई व्यक्ति स्वर्ग की परी जैसा था। लॉन्ग चेन जैसे सामान्य पुरुष के लिए यह अजीब होता अगर वो उसकी ओर आकर्षित न होता। लेकिन जैसे ही ये प्रेम सतह पर आया, व्यक्त होने से पहले ही उस पर बर्फीला पानी डाल दिया गया। लॉन्ग चेन की आध्यात्मिक धारणा, स्पिरिचुअल परसेप्शन असाधारण रूप से शक्तिशाली थी, इसलिए वो अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील था। जिस क्षण मेंग क्यूई ने लायन ईगल को बुलाकर अपनी व्यक्तिगत शक्ति दिखाई थी, वो समझ गया था कि चीजें ठीक नहीं हैं। प्यार में पड़ने से पहले ही मैंने प्यार खो दिया है। लॉन्ग चेन अंदर से दुखी था, इतना कि वो पागलों की तरह चीखना चाहता था। उसने इतना दमन और अन्याय सहा था, लेकिन उसने कभी एक आह तक नहीं निकाली थी। हालांकि इस बार उसे वास्तव में रोने की इच्छा महसूस हुई। वो महसूस कर सकता था कि मेंग क्यूई एक दयालु महिला थी, अन्यथा उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी और वो सीधे विवाह को अस्वीकार कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि वो विवाह समझौते को रद्द करना चाहता था, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। वो आकाश की ओर जितना चाहे चिल्ला और रो सकता था, लेकिन उसका क्या फायदा? हाँ, शायद अगर उसने उससे भीख मांगी होती तो शादी हो सकती थी, लेकिन उस मोड़ पर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। बेहतर था कि इसे जाने दिया जाए। हालांकि उसका दिल दुख रहा था, फिर भी वो इसे सह सकता था। जब तक वो घर पहुंचा, रात हो चुकी थी। उसकी मां ने तुरंत सवालों की झड़ी लगा दी। दोनों ने क्या कहा? क्या कोई प्रगति हुई? क्या उनके बीच कोई भावनाएं थीं? कुछ देर तक जवाब देने और सवालों को टालने की कोशिश करने के बाद लॉन्ग चेन ने आखिरकार पूछा, माँ, मेंग क्यूई और मेरा विवाह कैसे तय हुआ और आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? जब उसने ये पूछा तो श्रीमती लॉन्ग की आंखों में दर्द झलक उठा, लेकिन उसे फिर से छिपा लिया गया। उन्होंने लॉन्ग चेन को बताया कि उनके दोनों परिवारों के संबंध शुरू में बहुत अच्छे थे। उनके पिता पक्के दोस्त थे और उन्होंने तय किया था कि उनके बच्चे, यदि दोनों पुरुष हुए तो भाई होंगे, यदि दोनों महिलाएं हुई तो बहनें होंगी, और यदि एक पुरुष और एक महिला हुए तो वे पति पत्नी होंगे। लॉन्ग चेन ने आह भरी, तो आपकी पीढ़ी तो पूरी तरह खुश और बेफिक्र थी, लेकिन अब जब हमारी बात आई है तो हमारे पास केवल कड़वाहट है। माँ, मुझे लगता है कि मैं और मेंग क्यूई एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं है। लॉन्ग चेन ने काफी देर तक इसके बारे में सोचा, लेकिन अंत में उसे इसका सामना करना ही पड़ा। क्या? श्रीमती लॉन्ग ने अविश्वास के साथ लॉन्ग चेन की ओर देखा। आह माँ, इतना भावुक मत होइए। मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि मेंग क्यूई और मैं बस उपयुक्त नहीं है। आखिरकार लॉन्ग चेन अपनी बात पूरी नहीं कर सका। नहीं, ये पागलपन वाली बात है। मेंग क्यूई कितनी सुंदर महिला है, वो तुम्हारे लिए अनुपयुक्त कैसे है? श्रीमती लॉन्ग इतनी क्रोधित हो गईं कि वे खुद को कोसने से नहीं रोक सकीं। माँ, मेरी बात सुनिए। प्यार के लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष राजी हों। आपने हमारे लिए इसे तय करने से पहले हमारी सहमति नहीं ली। ये बहुत मनमाना है। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो?
श्रीमती लॉन्ग को अब लॉन्ग चेन की बातें समझ ही नहीं आ रही थीं और वो इस कदर क्रोधित थीं कि उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। लॉन्ग चेन बहुत शर्मिंदा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सच कह सकता था। वो बस वहीं खड़ा रहा जबकि श्रीमती लॉन्ग उसे कोसती रहीं। अचानक उसकी माँ ने पूछा, चेनेर अपनी माँ को सच बताओ, क्या मेंग क्यूई ही है जो इससे बाहर निकलना चाहती है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेंग क्यूई एक अच्छी महिला है। यह सिर्फ मैं हूं। मुझे लगता है कि ये बहुत अचानक है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, लॉन्ग चेन ने जल्दबाजी में उत्तर दिया। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बच्चे, ये तुम्हारी माँ और पिता की गलती है। श्रीमती लॉन्ग मूर्ख नहीं थीं। वे स्वाभाविक रूप से जानती थीं कि उनके बेटे का चरित्र कैसा है। बस एक पल के लिए सोचने के बाद उन्हें पता चल गया कि स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने बताई थी। उन्होंने जल्दी से लॉन्ग चेन को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, ये उतना बुरा नहीं है जितना आप सोच रही हैं। मुझे बस लगता है कि हम अभी उपयुक्त नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में हम बेहतर तालमेल नहीं बिठा सकते। लॉन्ग चेन हंसा। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। पहले इस विवाह समझौते को रद्द करें और फिर अपने बच्चे को अपने कौशल का उपयोग करके उसे बहू के रूप में वापस पाने दें। क्या ये सबसे अच्छी स्थिति नहीं होगी? इसमें क्या आसान है? मेंग क्यूई एक सुंदर देवी है। कौन जानता है कि कितने लोग उसके पीछे हैं। इस विवाह अनुबंध के बिना तुम्हें अपना मौका कब मिलेगा? उन्होंने आह भरी और जारी रखा, लेकिन तुम भी सही हो। इस तरह की चीजों को मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तुम्हारा विवाह है और अब तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम खुद निर्णय ले सकते हो। धन्यवाद माँ। लॉन्ग चेन को आखिरकार राहत मिली। श्रीमती लॉन्ग ने अपने बिस्तर के नीचे से एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला, उसमें से कागज का एक पतला टुकड़ा निकाला और लॉन्ग चेन को थमा दिया। ये तुम्हारा विवाह अनुबंध है। यदि तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो तो बस इसे फाड़ दो। उस कागज के पतले टुकड़े को प्राप्त करते हुए लॉन्ग चेन का दिल दुख उठा। एक अत्यंत स्वर्गीय सुंदर महिला इस तरह से खोने वाली थी। ये वाकई अफसोसजनक था। क्या? अध्याय 12। एक नया लक्ष्य। सनसेट माउंटेन सूर्यास्त पर्वत की चोटी पर सूर्य अभी उदय ही हो रहा था जब मेंग क्यूई ने लॉन्ग चेन को विवाह अनुबंध मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के साथ वापस आते देखा। बावजूद इसके कि वो यही चाहती थी, लेकिन फिर भी उसका मन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बस उस कागज के टुकड़े को पकड़ नहीं पा रही थी। लॉन्ग चेन हल्का सा मुस्कुराया। उसका हाथ धीरे से थामते हुए उसने अनुबंध उसके हाथ में थमा दिया। जब उसने उसके सुंदर हाथ को छुआ तो उसका हृदय कांप उठा और खुद को शांत रखने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ा। इसे ले लो, तुम एक दयालु लड़की हो और भले ही स्थिति ऐसी है, मैं तुमसे जरा भी नफरत नहीं करता। लॉन्ग चेन की पकड़ में अपना हाथ महसूस कर मेंग क्यूई का शरीर कांप गया। पहले वो अपना हाथ वापस खींचना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण ही न रहा हो। लॉन्ग चेन की बातों ने उसके दिल को चोट पहुंचाई और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो सिसकते हुए बोली, लॉन्ग चेन, मुझे माफ कर दो। तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो। मुझे अभी मौका रहते अपनी चाल चलनी चाहिए। लॉन्ग चेन का दिल बैठ रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव अभी भी गर्मजोशी से भरे और शांत थे। उसने एक भाई की तरह व्यवहार करते हुए हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसके आंसू पोंछ दिए। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वो उसके सुंदर चेहरे में खो न जाए। उसका आकर्षण वास्तव में बहुत अद्भुत था। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बिना वो अब तक मंत्रमुग्ध हो चुका होता, लेकिन इस समय उसे विरोध जारी रखना था। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, मेंग क्यूई, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम किसी को दोष देना चाहती हो तो हमारे पिताओं को दो। उन दो बुड्ढों ने हमारे साथ एक भद्दा मजाक किया है। मूल रूप से सिसक रही मेंग क्यूई उसके इन लापरवाह और हास्यास्पद शब्दों को सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसके आंसुओं से भरे चेहरे पर जो मुस्कान खिली वो ओस से ढके वसंत के फूल जैसी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी जिसे दोहराया नहीं जा सकता था। उस चेहरे को देखते हुए लॉन्ग चेन के मुंह से अचानक निकल गया, मेंग क्यूई, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। लेकिन कहते ही उसे पछतावा हुआ। आत्मनियंत्रण के तमाम प्रयासों के बावजूद उसका नर भेड़िया वाला पक्ष सामने आ ही गया। लॉन्ग चेन को खुद पर इतना गुस्सा आया कि वो खुद को मुक्का मारना चाहता था। सौभाग्य से लॉन्ग चेन की तारीफ सुनकर मेंग क्यूई को गुस्सा नहीं आया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने बड़े ही प्यारे अंदाज में अपनी आंखें घुमाई, जो सुंदरता का एक और ही रूप था। धत तेरी की लॉन्ग चेन, अगर तुमने ऐसी खूबसूरत औरत को खो दिया तो जीने का क्या फायदा। ठीक है, मुझे बस वो सब कुछ करना है जो मैं कर सकता हूँ। खतरे या सम्मान की चिंता छोड़ो। लॉन्ग चेन ने आह भरी और मेंग क्यूई का हाथ छोड़ दिया। अनुबंध उसी के पास रहने दिया।
असल में तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए तुम्हें मेरे अस्तित्व पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं थी। हम दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। लेकिन फिर भी तुम आई। मैं जानता हूं कि तुम इसलिए आई क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मैं किसी झूठी उम्मीद में रहूं और अंत तक इंतजार करता रहूं। तुम्हारा ऐसा चाहना पूरी तरह से निर्दोष है। इसके विपरीत मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी हूं। लॉन्ग चेन, क्या तुम यह सब सिर्फ इसलिए कह रहे हो ताकि मेरा अपराध बोध कम हो सके? हाथ में अनुबंध लिए उसकी आवाज थोड़ी कांपी। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन आज से मेरा एक दूर का लक्ष्य है। लॉन्ग चेन हंसा। वो क्या है? मेंग क्यूई ने पूछा। आज से मैं अपनी पूरी ताकत कल्टीवेशन साधना में लगा दूंगा। एक बार जब मेरी शक्ति काफी बढ़ जाएगी तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। वर्तमान विवाह अनुबंध अमान्य हो गया है, लेकिन मैं अब से फिर से तुम्हारा पीछा करना शुरू करूंगा। भले ही वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। कोई भी उसके संकल्प पर संदेह नहीं कर सकता था। मेंग क्यूई अवाक रह गई। यह पहली बार था जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिली थी जिसने इतनी निडरता से उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया था। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि ये वही व्यक्ति था जिसे उसने अभी गहरा दुख पहुंचाया था। उसके विचार पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। क्या उसे मना करना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए? तुम्हें कोई दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मेरी अपनी इच्छा है। तुम्हारे जैसी दयालु महिला वो है जिसकी रक्षा मैं, लॉन्ग चेन, अपनी जान देकर भी करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारा पीछा करूं, मुझे ठीक से साधना करनी होगी और एक सच्चा विशेषज्ञ बनना होगा। तभी मेरे पास तुम्हारी रक्षा करने की योग्यता होगी। उस योग्यता को पाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत से कल्टीवेशन करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे स्वीकार करती हो या अस्वीकार। मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहूंगा, लॉन्ग चेन ने दृढ़ता के साथ कहा। मेंग क्यूई का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। हालांकि वो पहले एक साधारण पृष्ठभूमि से आई थी, लेकिन जब से उसने कल्टीवेशन संप्रदाय सेक्ट में प्रवेश किया था, सब कुछ बदल गया था। ये पहली बार था जब किसी ने उसके सामने इतनी बेबाकी से इजहार करने की हिम्मत की थी। लॉन्ग चेन के दृढ़ भावों को देखकर उसके मन में उथल पुथल मच गई और वह कुछ भी कहने में असमर्थ रही। उम्मीद है उलझी हुई मेंग क्यूई को देखकर लॉन्ग चेन ने संतुष्टि के साथ सोचा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेंग क्यूई के मन में उसके प्रति कोई नापसंदगी न हो। इसे ही एक सफलता और एक छोटा कदम माना जाएगा। अगला कदम उसकी भावनाओं को तब तक झकझोरना होगा जब तक वो उसके दिल को छू न ले। लॉन्ग चेन अभी कुछ और कहने ही वाला था कि तभी एक भयानक आभा ऑरा का विस्फोट हुआ। मेंग क्यूई के चेहरे के भाव बदल गए और उसने आगे बढ़कर लॉन्ग चेन को अपने पीछे कर लिया। वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार होकर खड़ी हो गई। उसने स्थिति का आकलन करने के लिए एक पल इंतजार किया और फिर थोड़ा रिलैक्स हुई। उनके सामने एक विशाल ततैया वॉस्प प्रकट हुआ। ये 15 मीटर से अधिक लंबा था और इसका शरीर ऐसी अजीब लाइनों से ढका था जिसे देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। लॉन्ग चेन घबरा गया, क्योंकि वो न केवल दूसरे स्तर सेकंड रैंक का जादुई जानवर था, बल्कि एक असाधारण रूप से हिंसक ब्लडरेज वॉस्प था। यहां तक कि तीसरे स्तर का जादुई जानवर भी इसे आसानी से नहीं उकसाता, क्योंकि इसके डंक से वे भी गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। लेकिन डर के एक संक्षिप्त क्षण के बाद मेंग क्यूई की सुंदर पीठ को देखकर उसके मन में एक विचार आया। हो सकता है कि तुम इस बार मेरे सामने खड़ी हो, लेकिन मैं जीवन भर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो विशाल ब्लडरेज वॉस्प जमीन पर उतरा। उसकी भयानक चीख अभी भी हवा में गूंज रही थी। अचानक उसकी पीठ से एक आदमी नीचे कूदा। वह व्यक्ति 20-21 साल का लग रहा था। वो लंबा और शालीन था, जिससे एक कुलीन होने का एहसास होता था। लेकिन उसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था, जिसने उसकी छवि बिगाड़ दी थी। जैसे ही उस व्यक्ति ने मेंग क्यूई को देखा, उसकी आंखों में एक बेपनाह चाहत चमक उठी। जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर मास्टर बहुत नाराज हैं कि तुम इतने लंबे समय से वापस नहीं आई हो, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें वापस ले जाने के लिए भेजा है। पहले तो वो चमक कर मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने लॉन्ग चेन को देखा, उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, यह कौन है? क्या ये वही? उसकी आंखों में फिर से ठंडक आ गई, लेकिन उसने उसे दोबारा छिपा लिया। पागल मत बनो, मैं बस इस युवक से कुछ सवाल पूछ रही हूँ। मेंग क्यूई स्पष्ट रूप से झूठ बोलने में अच्छी नहीं थी और उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखी। लॉन्ग चेन की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, युवा मास्टर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लॉन्ग चेन की ओर उसकी नजर में बहुत कुछ था, लेकिन इससे पहले कि लॉन्ग चेन देख पाता कि वे क्या चीजें थीं, मेंग क्यूई पहले ही अपने वाहन पर सवार होकर उड़ चुकी थी। उस आदमी ने लॉन्ग चेन की ओर देखा और ठंडक से फुफकारा। बस अपनी उंगली के एक इशारे से उसके सामने एक पारदर्शी तीर प्रकट हुआ और लॉन्ग चेन की ओर तेजी से बढ़ा। लॉन्ग चेन अभी भी उसी नजर के बारे में सोच रहा था जो मेंग क्यूई ने उसे दी थी।
उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी अचानक उस पर हमला कर देगा, इसलिए वो समय पर बचने में पूरी तरह असमर्थ था। वह तीर आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बना था और पूरी तरह से निराकार था। यदि साधारण लोग इसकी चपेट में आ जाते तो उनकी आत्मा तुरंत टूट जाती और वे एक मतिभ्रम या पागल के समान हो जाते। चूंकि वो आश्चर्य के कारण अब बचने में असमर्थ था, इसलिए वह केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसे रोकने की कोशिश ही कर सकता था। हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति महान थी, लेकिन उसने कभी किसी सोल आर्ट्स, आत्मा की कला का अभ्यास नहीं किया था, इसलिए उसके पास इसे रोकने की संभावना बहुत कम थी। अचानक एक और तीर निकला और उसने उस आदमी के हमले को रोक दिया। एक शक्तिशाली विस्फोट ने लॉन्ग चेन को कई फीट पीछे धकेल दिया। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर शी मास्टर को यह जानकर काफी दुख होगा कि आपने इस तरह एक साधारण नश्वर मॉर्टल पर हमला किया। उसी समय उन दोनों के पास एक और महिला प्रकट हुई। इस सीनियर भाई शी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, लेकिन वो फिर भी हंसा। जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं बस उसे थोड़ा आजमा रहा हूँ। मैं भला उसे वास्तव में कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ? लॉन्ग चेन के चेहरे के भाव बेहद खराब थे। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वो स्पष्ट रूप से बता सकता था कि इस कमीने का इरादा उसे अपाहिज करने का था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि उसने उस पर हमला किया था। जिस तरह से उसने मेंग क्यूई को देखा था, उससे भी लॉन्ग चेन को बहुत गुस्सा आया था। हमले और उस नज़र ने मिलकर लॉन्ग चेन को क्रोध से भर दिया था। युवा मास्टर, ये हमारे विंड स्पिरिट पवेलियन का एक आंतरिक शिष्य इनर डिसाइपल है। उसकी साधना बहुत ऊंची है, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। ये कहने के बाद उसने जानबूझकर लॉन्ग चेन की ओर आंख मारी। सीनियर भाईशी, चलिए चलते हैं। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन वो स्पष्ट रूप से उसके साथ जाने का इंतजार कर रही थी। उसने लॉन्ग चेन की ओर देखा और बेपरवाही से हंसा। ब्लडरेज वॉस पर कदम रखते हुए वे दोनों चले गए। लॉन्ग चेन गाली देने से खुद को नहीं रोक सका। ये कमबख्त भाईशी, मैं इसे नहीं भूलूंगा। अपना गुस्सा निकालने के बाद लॉन्ग चेन शांत हुआ। चाहे कुछ भी हो, उसने आज कम से कम कुछ तो हासिल किया था। भले ही विवाह का समझौता रद्द हो गया था, लेकिन उसने कम से कम मेंग क्यूई पर एक अच्छा प्रभाव तो छोड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब मेंग क्यूई गई थी तो उसने विवाह अनुबंध को सावधानी से अपने कपड़ों के भीतर रख लिया था और उसे तुरंत फाड़ा नहीं था। इससे उसे काफी उम्मीद मिली थी, लेकिन साथ ही इसने उसे तात्कालिकता, अर्जेंसी का एहसास भी कराया। मेंग क्यूई जैसी उत्कृष्ट महिला के आकर्षण का सामना कितने लोग कर सकते थे? इसके अलावा उसके पास वो घटिया भाईशी भी था। उसकी उम्मीदें किसी भी क्षण धराशायी हो सकती थीं। और भले ही वो भाईशी से छुटकारा पाले, लेकिन और भी कई भाई आएंगे। चाहे कुछ भी हो, उसे जल्दी से अपना कल्टीवेशन बेस बढ़ाना ही होगा। हालांकि उसने अल्केमिस्ट गिल्ड का प्रतीक चिन्ह प्राप्त कर लिया था, लेकिन अल्केमिस्ट गिल्ड एक तटस्थ शक्ति थी जो किसी भी लड़ाई में भाग नहीं लेती थी। उसे हर चीज के लिए खुद पर ही निर्भर रहना होगा। उसके पिछले कुछ दुखद वर्षों ने उसकी सतर्कता बढ़ा दी थी। उसे संदेह था कि कोई संभवतः उसके पिता को नियंत्रित करने के लिए उसकी मां और उसका उपयोग कर रहा था। इस समय उसके पिता ने कई बार शाही परिवार के बुलावे को ठुकरा दिया था। संभवतः वो पहले से ही जानते थे कि कुछ गड़बड़ चल रही है। स्थिति जितनी लंबी खिंचेगी, माँ बेटे की जोड़ी की कीमत उतनी ही कम होगी और वे उतने ही बड़े खतरे में होंगे। घर लौटने के बाद लॉन्ग चेन ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और आदेश दिया कि कोई उसे परेशान न करे। फिर उसने वे औषधीय सामग्रियां निकाली जो उसने अपनी स्पेशल रिंग में जमा की थी। पिछली बार जब वो अल्केमिस्ट गिल्ड में था तो यूक्यूई ने उसे एक तांबे सोने का कड़ाही कॉल्ड्रन दिया था, जो उसके लिए बहुत मददगार था। कड़ाही अल्केमिस्टों के लिए एक आवश्यक उपकरण था और उनमें बहुत अधिक ज्ञान और तकनीक शामिल थी। लॉन्ग चेन की पुरानी कड़ाही पूरी तरह से कचरा थी और न केवल वह बहुत अधिक गर्मी बर्बाद करती थी, बल्कि लॉन्ग चेन की पिल फ्लेम का भी बहुत उपयोग करती थी। और गुणवत्ता के मामले में सबसे बड़ा अंतर ये था कि पुरानी वाली स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा क्यूआई को अंदर बंद नहीं रख सकती थी। आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल जाती थी, जबकि अशुद्धियां अंदर आ जाती थीं। ऐसी कड़ाही से कोई भी अच्छी गोलियां पिल्स नहीं बन सकती थीं। कड़ाही बनाने के लिए एक कुशल कारीगर की आवश्यकता होती थी, और जहां तक लॉन्ग चेन की पुरानी कड़ाही का सवाल था, इसे एक साधारण कर्मचारी ने बनाया था। लेकिन इसका कोई और रास्ता नहीं था। एक अच्छी कड़ाही की कीमत कई लाख सोने के सिक्के, शायद करोड़ों में होती थी। लॉन्ग चेन के लिए इसे वहन करने का कोई तरीका नहीं था। जहां तक यूक्यूई द्वारा दी गई कड़ाही की बात थी, वो प्रथम श्रेणी की औषधीय कड़ाही थी। केवल पिल अप्रेंटिस और अन्य साधकों के पास ही इसका उपयोग करने की योग्यता थी। इस नई कड़ाही के साथ लॉन्ग चेन आखिरकार पूरी तरह से सुसज्जित था। मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी, वरना भविष्य में मेरी होने वाली पत्नी भी मुझे छोड़कर जा सकती है। क्या आप? अध्याय 13,
फेंगफू प्रारंभिक संघनन, फेंगफू इनिशियल कंडेंसेशन। एक हल्की गूंज के साथ औषधीय कड़ाही पिल फर्नेस शांत होने से पहले थोड़ी हिली। उसके भीतर 9 गोल मटोल औषधीय गोलियां पिल्स शांति से पड़ी थीं। उनसे एक सघन और ताजगी भरी सुगंध आ रही थी। लॉन्ग चेन संतोष के साथ मुस्कुराया। उसने अपना हाथ अंदर डाला और एक गोली बाहर निकाली। वो पूरी तरह से चिकनी और गोल थी, जिसमें एक हल्की चमक थी और यहां तक कि उस पर हल्की रेखाओं पिल लाइंस की एक परत भी थी। हालांकि गोली की रेखाएं धुंधली हैं और इसका रंग अपने चरम पर नहीं है, जिसका अर्थ है कि इसने अपनी कुछ आध्यात्मिकता खो दी है, फिर भी ये बमुश्किल मध्यम श्रेणी मिडिल ग्रेड के स्तर पर पहुंच गई है। यह लॉन्ग चेन द्वारा परिष्कृत रिफाइन की गई मध्यम श्रेणी की औषधीय गोलियों का पहला बैच था। किसी भी गोली की गुणवत्ता कड़ाही, पिल फ्लेम और आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर निर्भर करती थी। इनमें से किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए थी। लॉन्ग चेन की वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति निश्चित रूप से पर्याप्त थी, लेकिन कड़ाही बहुत कमजोर थी। और जहां तक पिल फ्लेम का सवाल है, वो तो और भी खराब थी। एक औसत दर्जे की कड़ाही और सबसे खराब पिल फ्लेम का उपयोग करके मध्यम श्रेणी की गोली बनाना, पूरी दुनिया में शायद केवल लॉन्ग चेन ही ऐसा कर सकता था, जिसके पास एक पिल गॉड, औषधि देवता की आत्मा का अनुभव था। थोड़े ही समय में उसने 20 बैच तैयार कर लिए, जिससे 100 से अधिक निम्न श्रेणी की फेंगफू गोलियां, फेंगफू पिल्स बन गईं, जो अब उसकी स्पेशल रिंग में थीं। लॉन्ग चेन चुपचाप सुन रहा था कि उसके एकांतवास सेक्लूजन के बाहर क्या हो रहा है। ली हाओ मारा जा चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो अब कोई खतरा नहीं था। शाही राजधानी ने उसे मारने वाले को पकड़ने के लिए इनाम की पेशकश की थी, लेकिन इस मामले की गंभीरता बहुत जल्दी खत्म हो गई। लॉन्ग चेन ने उपहास किया। भले ही वे केवल नाटक कर रहे थे, उन्हें कम से कम उसे पूरा तो करना चाहिए था। क्या उन्हें लगा कि लॉन्ग चेन मूर्ख है? एक कुलीन वारिस को यूं ही मार दिया गया और मामले को इतनी आसानी से रफा दफा कर देना, ये बेहद दुस्साहसी और समझने में आसान था। हालांकि वो ये जानता था, लेकिन लॉन्ग चेन ने अभी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। एक निश्चित ताकत के बिना उसे खुद को सुरक्षित रखने के लिए इंतजार करना था। उसके पिता वर्तमान में बर्बर सीमा, बारबेरियन बॉर्डर की रक्षा कर रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके अलावा शाही राजधानी के नियमों के अनुसार बाहर तैनात सभी जनरलों को अपने परिवारों को राजधानी से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी। सच तो ये है कि ये उन्हें आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करने का एक तरीका, बंधक बनाना था। लॉन्ग चेन को इस समय अपने पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे सिर्फ उतना ही पता था जितना उसने अब तक अनुमान लगाया था। उसके पिता उसके पास वापस नहीं आने वाले थे। उनकी हवेली पहले बहुत व्यस्त और शोर शराबे वाली हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और उसके पिता सीमा पर लड़ते रहे, मिलने आने वालों की संख्या कम होती गई। अंततः स्थिति ऐसी हो गई कि नए साल का जश्न मनाने के लिए भी कोई दोस्त घर नहीं आता था। पिछले कुछ वर्षों में लॉन्ग परिवार लगातार गिरता गया और राजधानी में उसकी स्थिति नीचे होती गई। इसके अलावा लॉन्ग चेन अन्य कुलीन वारिसों का निशाना बन गया था। लेकिन बॉर्डर सप्रेशन मार्किस, सीमा दमन मार्किस माइनस पिता की पदवी की ओर से कोई खबर नहीं आई। लॉन्ग चेन अपने पिता के प्रति थोड़ा आक्रोश महसूस किए बिना नहीं रह सका, लेकिन जब भी वो ये बात उठाता, उसकी माँ उसे कड़ी फटकार लगाती थी। कुछ दिन पहले जागने के बाद लॉन्ग चेन को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गलत था। वो पहले स्थिति के बारे में बहुत सरलता से सोच रहा था। उसके पिता द्वारा कई बार बुलावे को ठुकराने के पीछे उनके अपने कारण रहे होंगे। ये सिर्फ बर्बर जनजातियों के खिलाफ लड़ाई की वजह से नहीं हो सकता था। 3 साल पहले शाही परिवार ने उन्हें बुलाना बंद कर दिया था, लेकिन तब से लॉन्ग परिवार के दिन और भी खराब हो गए। सबसे पहले लॉन्ग परिवार का वजीफा, स्टाइपेंड काट दिया गया। कोई आय नहीं आने से वे तुरंत गरीबी में आ गए। फिर कुलीन वारिसों ने भी लॉन्ग चेन को परेशान करना शुरू कर दिया। साथ ही पिछली बार जब लॉन्ग चेन की पिटाई हुई थी, तो उस पुराने ठग ने लॉन्ग परिवार से बहुत सारा पैसा ऐंठ लिया था। उसी समय लॉन्ग चेन को समझ आया कि कुछ बड़ी साजिश चल रही है। कोई उसे और उसकी मां को जानबूझकर बेसहारा बना रहा था। यह स्पष्ट रूप से लॉन्ग तियानक्सियाओ पिता को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए था। मैं अभी इससे नहीं निपट सकता। एक भूखा भेड़िया अंततः अपने दांत दिखाएगा। मुझे अभी जो करने की जरूरत है वो है अपनी ताकत बढ़ाना। बाओएर को कुछ निर्देश देने के बाद लॉन्ग चेन तुरंत एकांतवास, सेक्लूजन में चला गया। फेंगफू स्टार का भ्रूण रूप पहले ही बन चुका था। अब आगे का काम सरल था। उसे बस औषधीय ऊर्जा खिलाकर इसे पोषण देना था। लॉन्ग चेन के पैर के तलवे में स्थित फेंगफू स्टार लगातार गोलियों की ऊर्जा सोख रहा था और तेजी से बड़ा हो रहा था। लॉन्ग चेन द्वारा गोलियों के पागलों की तरह सेवन के बाद 7 दिनों में वो छोटा सितारा कई गुना बड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर के तलवे में एक नया स्थान, स्पेस बन रहा हो। एक लॉन्गन फल के आकार तक बढ़ने के बाद वो और नहीं बढ़ा।
ऊर्जा सोखने के बाद फेंगफू स्टार पर अनगिनत हल्की रेखाएं दिखाई देने लगीं और वे धीरे धीरे घूमने लगीं। धमाका, बूम। जब अंतिम मध्यम श्रेणी की गोली सोखी गई तो वो शांत फेंगफू स्टार अंततः कांप उठा और बाहरी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी को बेतहाशा सोखने लगा। हाँ, मैं आखिरकार सफल हो गया। लॉन्ग चेन दहाड़ उठा क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। लेकिन अभी ये सिर्फ प्रारंभिक सफलता है। 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट के अनुसार प्रत्येक सितारे को पूर्ण होने के लिए 9 परिवर्तनों, 9 ट्रांसफॉर्मेशंस की आवश्यकता होती है। मेरा फेंगफू स्टार अभी केवल एक प्रारंभिक पूर्ण रूप में पहुंचा है। हवा में 3 मुक्के मारने पर हवा की गर्जना ने उसके कान के पर्दे हिला दिए और दीवार इतनी जोर से हिली कि लगभग गिर ही गई। वो बिना किसी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल क्यूआई का उपयोग किए केवल अपने शारीरिक शरीर की शक्ति पर भरोसा करके इतना बल लगाने में सक्षम था। लॉन्ग चेन खुशी से पागल हो गया। हालांकि इसकी कमियां भी थीं, लेकिन इस कला की ताकत बिल्कुल अद्भुत थी। हे, अगर मैं इसी तरह जारी रहा तो मैं जल्द ही अपनी मंगेतर को वापस पा सकूंगा, लॉन्ग चेन हंसा। मेंग क्यूई के चेहरे के बारे में सोचकर उसके भीतर एक तीव्र इच्छा जाग उठी। अगली बार जब मैं उस घटिया भाई शी को देखूंगा तो उसे इतना मारूंगा कि वो ऊपर नीचे का फर्क भूल जाएगा। अचानक लॉन्ग चेन ने अपना माथा पीटा। कल्टीवेशन में इतना डूब जाने के कारण वो भूल गया था कि आज इंपीरियल कॉलेज जाने का दिन था। उसने जल्दी से नए कपड़े पहने और कॉलेज की ओर भागा। पूरे रास्ते उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे ये जानकर खुशी हुई कि उसका फेंगफू स्टार बहुत बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा जमा कर सकता है। अब उसे भविष्य में गोलियां बनाते समय ऊर्जा की कमी की चिंता नहीं होगी। पिछली बार ली हाओ के साथ लड़ते समय लॉन्ग चेन ने बैल की आत्मा, स्पिरिट ऑफ द बुल तकनीक का इस्तेमाल किया था और उसे बहुत शक्तिशाली पाया था। उसने एक ही वार में ली हाओ को हरा दिया था, लेकिन उस एक वार ने उसकी लगभग सारी ऊर्जा सोख ली थी। अब उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने अनुमान लगाया कि अब वो दर्जनों बार उस तकनीक का उपयोग कर सकता है। यही अंतर था एक भ्रूण और एक प्रारंभिक फेंगफू स्टार के बीच। कॉलेज पहुंचने पर वो फिर से शालीन बन गया और लिटरेचर हॉल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, शोर मचाता हॉल पूरी तरह शांत हो गया। ली हाओ की मौत ऐसी चीज थी जिसे स्वीकार करना कई लोगों के लिए मुश्किल था। सभी कुलीन वारिसों ने व्यक्तिगत रूप से लॉन्ग चेन का वो दबदबे वाला मुक्का देखा था। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वे डर रहे थे। हा भाई लॉन्ग, फैटी यू और अन्य लोग हंसते हुए तेजी से उसके पास आए। भाई लॉन्ग, आप और भी सुंदर होते जा रहे हैं। भाई लॉन्ग, कृपया बैठिए। भाई लॉन्ग, चाय लीजिए। भाई लॉन्ग, मैं आपकी पीठ की मालिश कर दूं। लॉन्ग चेन हंसा और उन्हें डांटा, इस बकवास की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला सको तो अच्छा होगा, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। लॉन्ग चेन एक कोने में बैठ गया। फैटी यू जलपान ले आया था। थोड़ी देर बाद शीफेंग भी पहुंचा और उसकी ओर हाथ हिलाया। उसके पास आने पर लॉन्ग चेन ने उसे एक जेड की बोतल थमा दी। इसे लो, कुछ ही समय में तुम हमारी पीढ़ी के पहले ब्लड कंडेंसेशन कल्टीवेटर बन जाओगे। लॉन्ग चेन की आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन फैटी यू और अन्य लोगों ने इसे साफ सुना। वे अवाक रह गए। शीफेंग भी चौंक गया और उसने जल्दी से बोतल खोली। उसमें से गोलियों की सघन सुगंध आई। अंदर एक गोल औषधीय गोली देखी जा सकती थी। ये क्या है? लॉन्ग चेन मुस्कुराया और बेपरवाही से बोला, कंडेंसेशन पिल। दूसरे शायद न जानते हों, लेकिन शीफेंग जानता था। ये उन लोगों के लिए एक खजाना था जो ट्यूई कंडेंसेशन के शिखर पर थे और अगले स्तर ब्लड कंडेंसेशन पर पहुंचना चाहते थे। ये गोली बनाना बहुत कठिन था और बाजार में एक गोली की कीमत 10 लाख सोने के सिक्कों से अधिक थी। लॉन्ग चेन, इसकी चिंता मत करो, मैंने इसे तुम्हें दिया है तो ले लो। लॉन्ग चेन ने हाथ हिलाया। शीफेंग की आंखें नम हो गईं। गोली की तुलना में लॉन्ग चेन की दोस्ती ने उसे और भी ज्यादा प्रभावित किया था। भाई लॉन्ग। फैटी यू और अन्य लोग अब लॉन्ग चेन को भूखे भेड़ियों की तरह देख रहे थे। लॉन्ग चेन ने उन्हें रोका और कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान करूंगा। इन लोगों के कल्टीवेशन न कर पाने का कारण उनकी कमजोर स्पिरिट रूट्स थीं। हर व्यक्ति एक बोतल ले। दिन में 3 बूंदे। कोई भारी भोजन नहीं, शराब नहीं और सेक्स नहीं। 7 दिनों में असर दिखेगा और आधे महीने में तुम QI महसूस करने लगोगे। लॉन्ग चेन ने उनमें से प्रत्येक को औषधीय तरल मेडिसिनल लिक्विड की एक बोतल दी, जिसे उसने खुद बनाया था। भाई लॉन्ग, अगर इससे हम वास्तव में कल्टीवेशन कर पाए तो क्या इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी? फैटी यू भले ही मोटा था, लेकिन उसका दिमाग तेज था।
उसे लगा कि अगर लॉन्ग चेन इन कचरा समझे जाने वाले लोगों को ठीक कर देगा तो कुछ बुरे लोग उस पर नजर रख सकते हैं। लॉन्ग चेन हंसा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सभी दवाएं ग्रैंड मास्टर यूं क्यूई द्वारा बनाई गई हैं। अगर वे चाहें तो जाकर ग्रैंड मास्टर से मिल सकते हैं। ग्रैंड मास्टर यूं क्यूई? वे सभी हैरान रह गए और पूछने ही वाले थे कि क्या वो मजाक कर रहा है, तभी उनके पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखते ही उनमें से कई घबरा गए। अध्याय 14, 7वां राजकुमार। जो व्यक्ति वहां आया था वो लगभग 15 वर्ष का एक युवक था। उसने पीले रंग के शाही वस्त्र पहने हुए थे और उसके सिर पर एक बहुत ही प्रभावशाली सुनहरा मुकुट था। प्रणाम 7वें राजकुमार। उसे आते देख सभी लोग हड़बड़ाहट में घुटनों के बल झुक गए। यहां तक कि शी फेंग भी अत्यंत अनिच्छा के साथ घुटनों के बल बैठ गया। उस युवक का नाम चू फेंग था। वो फिनिक्स क्राई साम्राज्य के वर्तमान सम्राट का 7वां पुत्र था, जो उनके बेटों में सबसे छोटा था। अफवाहें थी कि जब उसका जन्म हुआ था तब तक सम्राट चू तियानकुओ पहले ही एकांतवास सिक्लूजन में जा चुके थे। अब तक वे उस एकांतवास से बाहर नहीं आए थे और चू फेंग वास्तव में कभी अपने पिता से नहीं मिला था। लॉन्ग चेन ने चू फेंग के बारे में काफी कुछ सुना था। वो जानता था कि वो पश्चिमी महल की महारानी का बेटा है और उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से बिगाड़ा गया है। वो अत्यंत दबंग और अनुचित व्यवहार करने वाला था और कहा जाता था कि क्राउन प्रिंस युवराज के अलावा ऐसा कोई नहीं था जिससे वो डरता हो। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो आज यहाँ क्यों आया है। लेकिन जब लॉन्ग चेन ने उसके बगल में झोउ याओयांग को देखा तो वो तुरंत समझ गया कि ये उस पर एक और हमला है। शाही शिष्टाचार के अनुसार शाही राजकुमारों को देखने पर सभी कुलीन पुत्रों को घुटने टेकने पड़ते थे। फैटी यू, शी फेंग और बाकी सभी घुटने टेक कर बैठे थे। जब तक वे ब्लड कंडेंसेशन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर जाते तब तक इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। लॉन्ग चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। कोई भी दूर का रिश्तेदार उसे घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता था। उसके माता पिता के अलावा लॉन्ग चेन को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला दूसरा व्यक्ति अभी पैदा होना बाकी था। चू फेंग ने उदासीनता से सभी की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसने लॉन्ग चेन को वहां शांत से बैठे देखा, उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया। लॉन्ग चेन, तुम्हारी इतनी हिम्मत! 7वें राजकुमार यहाँ हैं और तुम वास्तव में शिष्टाचार का पालन करने और घुटने टेकने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? झोउ याओयांग और 7वें राजकुमार को घेरने वाले अन्य लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लॉन्ग चेन ऐसा करेगा और 7वें राजकुमार के सामने घुटने टेकने से इतनी निडरता से इनकार कर देगा। वांग मांग, जिसने पहले ही लॉन्ग चेन से एक मार खाई थी, ये देखकर मन ही मन खुश हुआ। लॉन्ग चेन को बदनाम करने के लिए सबसे पहले वही चिल्लाया। बाकी सभी उसके इस कदम से बेहद हैरान थे, खासकर फैटी यू और उसके साथी। उन सभी के पसीने छूटने लगे। कुलीन वारिसों के बीच की लड़ाई छोटी बात थी, लेकिन अगर आपने 7वें राजकुमार के खिलाफ कोई अपराध किया तो आपको मौत की सजा भी दी जा सकती थी। लॉन्ग चेन की हरकतें बेहद विद्रोही थीं। झोउ याओयांग उत्साहित हो गया। 7वें राजकुमार के साथ उसकी थोड़ी दोस्ती थी। समय समय पर वो उस मूर्ख राजकुमार के साथ खाने पीने या मनोरंजन के लिए जाता था। आज उसे अचानक विचार आया था कि 7वें राजकुमार को ये देखने के लिए लाया जाए कि क्या वो लॉन्ग चेन को दबा सकता है। जब से लॉन्ग चेन ने ली हाओ को हराया था, साम्राज्य की राजधानी में उसकी प्रसिद्धि आसमान छू रही थी। जहां तक झोउ याओयांग और अन्य लोगों का सवाल था, उन्हें करारा तमाचा लगा था, क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा ली हाओ की जीत पर लगा दिया था। उनका समूह आमतौर पर अपना सारा समय शराब और मौज मस्ती में बिताता था। अब जबकि उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया था, वे दिन खत्म हो गए थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वर्तमान स्थिति उसकी कल्पना से भी बेहतर होगी। उसे खुद कुछ भी उकसाने की जरूरत नहीं पड़ी। लॉन्ग चेन ने पहले ही 7वें राजकुमार के गुस्से को भड़का दिया था। 7वें राजकुमार के गुस्से को भड़काने वाले वांग मांग की गुस्से भरी दहाड़ सुनकर लॉन्ग चेन तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। एक बनावटी चिंता भरी आवाज में उसने पूछा, वांग मांग, ली हाओ का स्वाद कैसा था? ये देखते हुए कि तुम कितने स्वस्थ और गोल मटोल हो, मैं कहूंगा कि जो अंडा तुमने खाया वो तुम्हें काफी रास आया। वांग मांग के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। उसका पेट जोर से मरोड़ने लगा। उस दिन जो हुआ था, उसने एक गहरा स्वाद आफ्टर टेस्ट छोड़ दिया था। अब जब भी वो खाना खाता था, उसे हमेशा उस दिन की घटना याद आ जाती और वो अनैच्छिक रूप से सब कुछ उगल देता था। उस याद के कारण वो मूल रूप से कुछ भी खाने में असमर्थ था। वास्तव में उसका वजन काफी कम हो गया था, इसलिए लॉन्ग चेन की बातें स्पष्ट रूप से व्यंग्यात्मक थीं और केवल उसका अपमान करने के लिए थीं। गुस्से से उसका चेहरा बैंगनी हो गया, लेकिन उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। वो अपने पेट को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसे डर था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो उल्टी करना शुरू कर देगा। लॉन्ग चेन,
तुम्हारे जैसा एक मामूली कुलीन वारिस, जिसके पास न तो कोई आधिकारिक पद है और न ही कोई उपलब्धि, इस राजकुमार को देखकर घुटने टेकने की हिम्मत नहीं करता? सातवें राजकुमार ने गुस्से में पूछा। सातवां राजकुमार आमतौर पर दबंग और बिगड़ा हुआ था, और यहाँ तक कि उसके साथी राजकुमार और राजकुमारियां भी उसे उकसाना नहीं चाहते थे। एक छोटे से कुलीन वारिस को अपने प्रति इतना अशिष्ट देखकर वो स्वाभाविक रूप से अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। इस युवक की ओर देखते हुए, जिसके चेहरे से अभी बचपना नहीं गया था, लॉन्ग चेन ने उदासीनता से कहा, तुम अभी बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। क्या? सबके चेहरे के हाव भाव बदल गए। क्या लॉन्ग चेन मौत को बुलावा दे रहा था? अगर वो घुटने नहीं टेकता तो सामान्य सजा अधिक से अधिक कुछ दिनों के लिए बंद कर देना थी, लेकिन अब जब उसने इतनी अपमानजनक बात कह दी थी तो ये मौत की सजा थी। क्या लॉन्ग चेन पागल हो गया था? तुम मौत मांग रहे हो, इसे मेरे लिए गिरफ्तार करो। सातवें राजकुमार ने गुस्से में अपने आसपास के लोगों को आदेश दिया। वे सभी लोग झोउ याओयांग के समूह के थे और सातवें राजकुमार के आदेश सुनकर वे सभी खुशी से झूम उठे। बिना सोचे समझे वे सभी लॉन्ग चेन की ओर झपटे। सामान्य समय में उनके मन में कुछ आशंकाएं हो सकती थीं, लेकिन सातवें राजकुमार के आदेश के बाद उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इतने मजबूत समर्थक के साथ अगर वे लॉन्ग चेन को यहीं मार भी देते तो कोई सजा नहीं होती। जैसे ही वे आगे बढ़े, लॉन्ग चेन ने अपने सामने की मेज को लात मारकर आगे धकेल दिया। वो मेज 1000 साल से भी ज्यादा पुराने पेड़ की लकड़ी से बनी थी और लोहे की तरह भारी थी। उसका वजन चौंकाने वाला था, फिर भी लॉन्ग चेन ने उसे हमला करने वाले लोगों की ओर उड़ा दिया। झोउ याओयांग ने मेज का सामना किया। वो दहाड़ा और मेज पर मुक्का मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। एक धमाके के साथ वो मजबूत मेज झोउ याओयांग की ताकत से चकनाचूर हो गई। वो निश्चित रूप से क्यूई कंडेंसेशन के 7वें हेवन स्टेज का एक शक्तिशाली व्यक्ति होने के योग्य था। उसकी शक्ति सामान्य लोगों को चौंका देती, लेकिन झोउ याओयांग की गति मेज के कारण धीमी हो गई थी और वांग मांग तेजी से उसके पास से निकला और सबसे पहले लॉन्ग चेन तक पहुंचा। गुस्से में अपनी ओर बढ़ रहे इस मूर्ख को देखकर लॉन्ग चेन के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई और उसने मुक्का मारा। उसकी गति अकल्पनीय थी, किसी ने उसे हिलते हुए भी नहीं देखा, इससे पहले कि उन्होंने वांग मांग के चेहरे पर लॉन्ग चेन के मुक्के की आवाज सुनी। वांग मांग हवा में एक सुंदर चाप बनाते हुए उड़ गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब वो बाहर गिरा तो उसके मुंह से दर्जनों दांत बिखर गए। उसका शरीर एक दीवार से टकराया और वो बेहोश हो गया, लेकिन उसका मुंह अभी भी चौड़ा खुला था और हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वो अब पूरी तरह से दंतहीन, बिना दांतों के हो गया है। वांग मांग को उड़ते हुए देखकर झोउ याओयांग थोड़ा रुका। हालांकि वांग मांग का कल्टीवेशन बेस उतना ऊंचा नहीं था, फिर भी उसे इतनी आसानी से निपटाते देख वो चिंतित हो गया। लेकिन ये पीछे हटने का समय नहीं था। झोउ याओयांग दहाड़ा और क्वी कंडेंसेशन के 7वें हेवन स्टेज की शक्ति का विस्फोट हुआ। सेक्सट्युपल यांग फिस्ट। झोउ याओयांग की चिल्लाहट के साथ एक मुक्का आया। उसका मुक्का उसकी बैटल स्किल से हल्की हरी रोशनी से ढका हुआ था। सेक्सट्युपल यांग फिस्ट झोउ याओयांग के फिनिशिंग मूव्स में से एक था, जिसका उसने लंबे समय तक अभ्यास किया था। एक मुक्के में आधा टन का बल था। बिना किसी हिचकिचाहट के लॉन्ग चेन ने उसके मुक्के को रोकने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाई। जब मुक्का और हथेली मिले तो हर तरफ ऊर्जा का विस्फोट हुआ, लेकिन जिस बात ने लोगों को हतप्रभ कर दिया वो ये थी कि झोउ याओयांग के अजेय मुक्के को लॉन्ग चेन ने उदासीनता से हटा दिया। ये कैसे संभव है? झोउ याओयांग यहाँ सबसे ज्यादा हैरान था। उसे ऐसा लगा जैसे उसका मुक्का किसी विशाल पहाड़ से टकराया हो और उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगा। जहां तक लॉन्ग चेन का सवाल था, उसने पलक तक नहीं झपकाई। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब मेरी बारी है झोउ याओयांग। झोउ याओयांग अचानक सुन्न पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई विशाल क्रूर जानवर घूर रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वो हड़बड़ाहट में पीछे हटने लगा, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ था। लॉन्ग चेन ने उसके मुक्के को मजबूती से पकड़ लिया था और चाहे वो कितना भी संघर्ष क्यों न करे, वो पेड़ को हिलाने की कोशिश करने वाली एक टिड्डी ड्रैगन फ्लाई की तरह था जो उसे जरा भी हिलाने में असमर्थ था। झोउ याओयांग पूरी तरह से चकित था। आखिर ये कैसी शक्ति थी? लॉन्ग चेन मानव रूप में एक राक्षस था। अपने कल्टीवेशन बेस का जरा भी उपयोग किए बिना उसने केवल अपने भौतिक शरीर की ताकत से उसे पूरी तरह से दबा दिया था। लेकिन झोउ याओयांग भी एक मजबूत व्यक्ति था। वह पहले जादुई जानवरों मैजिकल बीस्ट्स को मारने के लिए अपने पिता के लोगों के साथ जा चुका था। वो ऐसा व्यक्ति था जिसने खून देखा था और खतरे के सामने घबराता नहीं था। ये देखते हुए कि वो लॉन्ग चेन की पकड़ से बचने में असमर्थ था, उसने अपना पैर उठाया और लॉन्ग चेन के पेट पर लात मारी। यह एक अत्यंत क्रूर हमला था,
लेकिन लॉन्ग चेन ने उस लात की ओर देखा तक नहीं। एक हाथ का उपयोग करते हुए उसने इसे रोक दिया। एक जोरदार दहाड़ के साथ जिसने लोगों के कान के पर्दे हिला दिए, लॉन्ग चेन ने झोउ याओयांग को हवा में ऊंचा उठा लिया। सभी की डरी हुई निगाहों के सामने लॉन्ग चेन ने झोउ याओयांग को जमीन पर पटक दिया। धड़ाक, बैंग, पूरी जमीन हिल गई और साथ ही हड्डियों के टूटने की आवाज ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया। झोउ याओयांग ने खून के 3 घूंट उगले, साथ ही उसके कुछ आंतरिक अंगों के अनगिनत टुकड़े भी बाहर आ गए। उसे खून उगलते और टूटी हुई जमीन को देखकर हर कोई पूरी तरह से खामोश था। लॉन्ग चेन ने आखिरकार अपने भीतर के गुस्से को शांत होते महसूस किया। वो गुस्सा लंबे समय से पक रहा था। इन वर्षों में जिस व्यक्ति से उसने सबसे अधिक घृणा की थी वो झोउ याओयांग था। वो एक कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न की तरह था जिसने उसे दिन भर सताया था। पूरा हॉल थोड़ी देर के लिए शांत रहा, जिसमें 7वां राजकुमार भी शामिल था। उसकी ओर झपट रहे सभी कुलीन वारिसों ने गहरी सांस ली। उनके शरीर अनैच्छिक रूप से कांप रहे थे। जहां तक लॉन्ग चेन का सवाल था, उसने पूरी घटना के दौरान शांत भाव बनाए रखा था, लेकिन वो जितना शांत लग रहा था, दूसरों के लिए उतना ही डरावना था। उसने दूसरों पर एक निर्दयी मौत के देवता की छाप छोड़ी थी। झोउ याओयांग की ओर देखकर लॉन्ग चेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। 7वें राजकुमार की ओर अपनी निगाहें घुमाते हुए वो धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगा। 7वां राजकुमार हमेशा लाड़ प्यार में रहा था। उसने कई लोगों को सताया था, लेकिन जहां तक उसे सताए जाने की बात थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लॉन्ग चेन को एक दुष्ट मुस्कान के साथ अपनी ओर आते देख उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। तुम क्या सोच रहे हो? पीछे हटो। लॉन्ग चेन की आंखों में जमी हुई मारने की इच्छा, किलिंग इंटेंट से उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन पर चाकू रखा हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही लॉन्ग चेन चाहेगा, उसका सिर फर्श पर लुढ़क जाएगा। लॉन्ग चेन ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे पास आता गया। उसकी मुस्कान अभी भी डरावनी हद तक शांत थी। अब सब स्तब्ध थे। लॉन्ग चेन क्या करने की योजना बना रहा था? क्या वो 7वें राजकुमार को मारने की योजना बना रहा था? नहीं, नहीं, पास मत आओ। 7वां राजकुमार लगातार पीछे हट रहा था, लेकिन अब उसकी पीठ एक कोने से टकरा गई और उसके पास भागने के लिए कोई और जगह नहीं थी। लॉन्ग चेन को करीब और करीब आते देख 7वें राजकुमार की आंखें डर से भर गईं। उसे मौत की गंध आ रही थी। तुम्हें मुझे मजबूर नहीं करना चाहिए था। मुझे दोष मत देना। लॉन्ग चेन ने दयापूर्वक अपना सिर हिलाया। उसका हाथ धीरे से उसके कपड़ों के भीतर पहुंचा, इससे पहले कि उसकी मुट्ठी अचानक 7वें राजकुमार के चेहरे के पास पहुंची। नहीं! 7वें राजकुमार ने एक डरी हुई चीख निकाली जो पूरे साहित्य भवन लिटरेचर हॉल में गूंज उठी। अध्याय 15 है, आकाश को चीरना, स्प्लिट द हेवेंस। नहीं! 7वें राजकुमार की करुण चीख पूरे साहित्य भवन लिटरेचर हॉल में गूंज उठी। सभी के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। क्या लॉन्ग चेन सच में विद्रोह करने की योजना बना रहा था? लेकिन जिस बात ने सभी को हक्का बक्का कर दिया वो ये थी कि लॉन्ग चेन का हाथ 7वें राजकुमार के चेहरे के ठीक पहले रुक गया था। 7वें राजकुमार ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि लॉन्ग चेन ने हाथ में एक जेड की पट्टी, जेड टैबलेट पकड़ी हुई थी और वो हल्की मुस्कान बिखेर रहा था। पिछले क्षण के उस मौत के देवता की तुलना में वो अब एक बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। 7वें राजकुमार, जरा ध्यान से देखिए। ये एक अल्केमिस्ट कीमियागर का पहचान पत्र है। तो अब आप ही बताइए, क्या मुझे अब भी आपके सामने घुटने टेकने की जरूरत है? 7वें राजकुमार की पहले ही डर के मारे जान निकल चुकी थी, तो वो ये जांचने की जहमत कैसे उठाता कि वो पट्टी असली है या नकली। नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 7वें राजकुमार ने डरते हुए लॉन्ग चेन की ओर देखा। जब उसने लॉन्ग चेन की बेकाबू मारने की इच्छा, किलिंग इंटेंट को महसूस किया था, तो उसे अपनी मौत सामने दिखाई दी थी। उसके जैसे लाड़ प्यार में पले राजकुमार के लिए ये भी बहादुरी की बात थी कि उसने डर के मारे कपड़े गीले नहीं किए थे। समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद 7वें राजकुमार। लॉन्ग चेन मुस्कुराया। ऐसे बिगड़े हुए रईसजादों को संभालने के लिए उन्हें बस थोड़ा डराना काफी था। हालांकि एक अल्केमिस्ट की पट्टी होने के बावजूद साम्राज्य के राजकुमार के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कोई नहीं करता। आखिर ये फीनिक्स क्राई साम्राज्य की राजधानी थी। लाइए, मैं आपको उठने में मदद करता हूं। लॉन्ग चेन ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। 7वां राजकुमार डर के मारे जमीन पर ही बैठ गया था। इतना डरे होने के कारण उसने पल भर के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर घबराते हुए लॉन्ग चेन का हाथ पकड़ लिया। आखिरकार वो एक शाही राजकुमार था। अगर लॉन्ग चेन वास्तव में 7वें राजकुमार को अपना कट्टर दुश्मन बना लेता तो ये सीधे झोउ याओयांग की चाल में फंसने जैसा होता। भले ही लॉन्ग चेन को इसकी परवाह नहीं थी,
लेकिन दूसरों के हाथों की कठपुतली बनना उसे कतई पसंद नहीं था। उसका अब का ये व्यवहार सातवें राजकुमार को सम्मान के साथ इस स्थिति से निकलने का रास्ता दे रहा था। सातवां राजकुमार केवल 15 वर्ष का था और भले ही वो अहंकारी था, लेकिन उसने दुनियादारी का अनुभव कम था। लॉन्गचेन के इस पहले डराना और फिर पुचकारना, बैड कॉप गुड कॉप वाले व्यवहार से वो पूरी तरह उलझन में पड़ गया। उठने के बाद उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। सातवें राजकुमार, क्या आप हमारे साथ बैठना चाहेंगे? लॉन्गचेन ने पूछा। नहीं, वो नहीं, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं चलता हूं। ये कहकर सातवां राजकुमार फुर्ती से मुड़ा और चला गया। लेकिन जैसे ही वो साहित्य भवन से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि उसके पैर कांप रहे थे। अब उसके दिल में लॉन्गचेन के लिए एक गहरा डर बैठ गया था। उसकी उस शांत और जानलेवा मुस्कान ने उसे ये एहसास करा दिया था कि उसका जीवन या मृत्यु पूरी तरह से लॉन्गचेन के हाथों में थी। सातवें राजकुमार को जाते देख लॉन्गचेन ने उन कुलीन वारिसों की ओर देखा जिन्होंने पहले उस पर हमला किया था। झोउ याओयांग की इतनी दुर्गति देखने के बाद वे सभी दहशत में थे और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। जैसे ही लॉन्गचेन की नजर उन पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे पीछे हटने लगे। लॉन्गचेन को ऐसे लोगों से निपटने की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि उन्होंने पहले उसे बहुत परेशान किया था, लेकिन वर्तमान लॉन्गचेन अब उनके स्तर का नहीं रहा था। इसलिए उसके भीतर की कड़वाहट और गुस्सा अब उतना तीव्र नहीं था। वो धीरे धीरे झोउ याओयांग के पास गया, जिसकी सांसें अब उथली होती जा रही थीं। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ रही थी, मानो वो किसी भी क्षण मर सकता हो। लॉन्गचेन, तुम्हें इसे मारना नहीं चाहिए। इसे अल्केमिस्ट गिल्ड भेज देते हैं। वे शायद इसे ठीक कर सकें, शीफेंग ने सलाह दी। आखिरकार यह कोई युद्ध का मैदान नहीं था। ये एक निजी लड़ाई थी और यदि कोई मर जाता तो लॉन्गचेन सजा से बच नहीं पाता। चिंता मत करो, देखो इसकी भौहें बिखरी हुई घास जैसी हैं, इसका माथा लगभग धंस चुका है। इसके जैसा तुच्छ व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं मरेगा। देखो, इसका चेहरा अभी भी गुलाबी है, लॉन्गचेन ने कहा। फैटीयू और बाकी सभी अवाक रह गए। झोउ याओयांग वास्तव में एक सुंदर युवक था, इसलिए लॉन्गचेन का वर्णन स्पष्ट रूप से गलत था। वे बदलाव इसलिए थे क्योंकि लॉन्गचेन ने उसे बहुत बेरहमी से जमीन पर पटका था। जहां तक उसके चेहरे के गुलाबी होने की बात थी, वह उसके अपने ही खून के कारण गला घुटने से हुआ था। हाँ, वो गुलाबी था, लेकिन वास्तव में वो बैंगनी पड़ने लगा था। यह किसी स्वस्थ व्यक्ति की गुलाबी रंगत से बिल्कुल अलग था। अपने कपड़ों के भीतर हाथ डालकर उसने एक औषधीय गोली निकाली और झोउ याओयांग के मुंह में डाल दी। चटाक! लॉन्गचेन ने झोउ याओयांग के चेहरे पर 2 तमाचे मारे, जिससे दवा की गोली उसके गले से नीचे उतर गई। हालांकि लॉन्गचेन झोउ याओयांग से बहुत नफरत करता था, फिर भी उसे सही ढंग से काम करना याद था। ये सच था कि उसने उसे गंभीर रूप से घायल किया था, लेकिन वो उसे मरने नहीं देना चाहता था। उसके द्वारा स्वयं तैयार की गई उपचार दवा हीलिंग मेडिसिन से झोउ याओयांग के आंतरिक अंगों की सुरक्षा हो जाएगी। जहां तक उसके बाहरी घावों का सवाल था, वो झोउ परिवार की समस्या थी। लॉन्गचेन को बस इतना चाहिए था कि वो मरे नहीं। तुम लोग अगर नहीं चाहते कि झोउ याओयांग मर जाए तो जल्दी करो और इसे यहां से ले जाओ, लॉन्गचेन ने सदमे में खड़े कुलीन वारिसों से ठंडे स्वर में कहा। तभी वे होश में आए और सावधानी से झोउ याओयांग को एक मेज पर उठाकर ले गए। वे अपने साथ वांग मांग को भी ले गए, जो दीवार के पास बेहोश पड़ा था। तुम यहां आओ और फर्श पर गिरे खून को साफ करो। लॉन्गचेन ने कई अन्य कुलीन वारिसों की ओर इशारा किया। इन लोगों ने पहले अक्सर लॉन्गचेन का मजाक उड़ाया था, और हालांकि लॉन्गचेन उन पर हमला करने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन उनसे काम करवाकर उसे अपने गुस्से में थोड़ी राहत मिली। लॉन्गचेन द्वारा इशारा किए गए वे लोग डर के मारे कांपने लगे। एक भी शब्द बोलने की हिम्मत न करते हुए वे सभी जल्दी जल्दी सफाई करने लगे। कुछ ही समय में फर्श बिल्कुल साफ हो गया और वांग मांग के सारे गिरे हुए दांत भी ढूंढ लिए गए। लॉन्गचेन की उम्मीदों के विपरीत बूढ़ा व्याख्याता लेक्चरर सफाई होने के 1 घंटे बाद ही आया। उस व्याख्याता ने एक पल के लिए लॉन्गचेन को भ्रमित होकर देखा और फिर अपना व्याख्यान शुरू कर दिया। लॉन्गचेन मन ही मन उसे कोसने लगा। वो बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से झोउ याओयांग द्वारा खरीदा गया था, वरना उसके इतना लेट होने का कोई और कारण नहीं था। उसने पहले सोचा था कि सभी विद्वान दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी ये सोच आज टूट गई। ठगा हुआ महसूस करते हुए उस बूढ़े के प्रति लॉन्गचेन के मन में जो सम्मान था वो खत्म हो गया। उबाऊ व्याख्यान को सहने और दोपहर का भोजन करने के बाद वे सभी बैटल स्किल पवेलियन की ओर चल दिए। फैटीयू और बाकी लोग नहीं गए, वे दवा लेने के लिए घर जा रहे थे। आज लॉन्गचेन के कारनामों को देखकर वे दंग थे, लेकिन साथ ही इसने उन्हें अपने भविष्य के लिए उम्मीद भी दी थी, इसलिए वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे।
लॉन्ग चेन ने कई युद्ध कौशलों बैटल स्किल्स का निरीक्षण किया, लेकिन उसे वे सभी अपर्याप्त लगे। सामान्य युद्ध कौशल अब लॉन्ग चेन के ध्यान के लायक नहीं थे। उसने बहुत जल्दी कौशल पढ़े और केवल 2 घंटों में उसने 900 से अधिक युद्ध कौशलों को देख डाला, लेकिन एक भी उसे संतोषजनक नहीं लगा। यही कारण था कि वे उनके लिए मुफ्त थे। वे सब बेकार थे, कुछ अधूरे थे या बहुत जटिल थे, जबकि उतने शक्तिशाली भी नहीं थे। लेकिन बैटल स्किल पवेलियन की दूसरी मंजिल तक केवल ब्लड कंडेंसेशन विशेषज्ञ ही पहुंच सकते थे। लॉन्ग चेन के लिए इस निम्न स्तर के कौशल किसी काम के नहीं थे। चलने फिरने के लिए उसके पास विंड चेजिंग स्टेप्स थे और युद्ध के लिए स्पिरिट ऑफ द बुल। इस मंजिल के सबसे अच्छे कौशल भी इनसे बेहतर नहीं थे। लॉन्ग चेन एक लंबी सांस लिए बिना नहीं रह सका। वो यहाँ समय बर्बाद करना छोड़कर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक बुकशेल्फ के नीचे के कोने पर पड़ी। अन्य शेल्फ करीने से सजे हुए थे, लेकिन यहाँ किताबों का एक ढेर बेतरतीब ढंग से पड़ा था। वे भी युद्ध कौशल ही थे, लेकिन उनमें से कुछ फटे हुए थे और अन्य अधूरे थे। संक्षेप में वे रद्दी थे, लेकिन उन्हें फेंकना भी बर्बादी होती, इसलिए उन्हें इसी कोने में छोड़ दिया गया था। उस कोने में रखे एक पन्ने ने लॉन्ग चेन का ध्यान खींचा। वो जानवरों की खाल एनिमल हाइड का बना पन्ना बहुत पुराना और घिसा हुआ था, लेकिन लॉन्ग चेन की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने उस पन्ने से एक अत्यंत प्राचीन आभा ऑरा महसूस की। उसने हाथ बढ़ाकर रद्दी के ढेर से वो पन्ना निकाल लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका दिल कांप उठा। शायद दूसरे नहीं जानते थे कि इस खाल में क्या अलग था, लेकिन अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति से वो स्पष्ट रूप से इसके भीतर से आती एक भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। पन्ने पर बने निशान पहले ही खराब और धुंधले हो चुके थे। यह स्पष्ट रूप से अनगिनत वर्षों के बीतने के कारण घिस गया था। लॉन्ग चेन ने अनुमान लगाया कि इस खाल का मालिक कोई अत्यंत भयानक हस्ती रही होगी, वरना इतने सालों बाद भी इसके पीछे इतनी भयानक इच्छा शक्ति नहीं बची रहती। ये पूरी तरह से हास्यास्पद था कि इतनी भयानक चीज अब रद्दी में फेंक दी गई थी। लॉन्ग चेन ने तुरंत इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। वहां केवल एक डायग्राम था और चित्र पर लिखे शब्द अत्यंत प्राचीन और धुंधले थे। वहां 3 शब्द लिखे थे, स्पिल्ट द हेवंस, आकाश को चीरना। किसी युद्ध कौशल के लिए कितना दबंग शीर्षक था। यह बहुत ही अहंकारी था, है ना? जब लॉन्ग चेन ने उस चित्र को देखा तो उसकी भौहें तन गईं। उसे बस इतना दिखाई दे रहा था कि उस पर 9 डॉट्स थे। उन 9 बिंदुओं के बीच कुछ धुंधले धागे जैसी रेखाएं थीं, लेकिन वह इतना प्राचीन था कि वह ये नहीं बता सकता था कि वे रेखाएं मूल रूप से वैसी ही थीं या उम्र के कारण आई दरारें थीं। समय समाप्त हो गया। सभी कुलीन वारिस अपनी किताबें वापस रखें। ठीक इसी समय एक ठंडी आवाज गूंजी। हर कोई आह भरे बिना नहीं रह सका। समय बहुत जल्दी बीत गया था। उन्हें यहाँ महीने में केवल एक बार आने की अनुमति थी। अपने हाथों में उस फटे हुए पन्ने को देखते हुए लॉन्ग चेन इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसका समय बहुत कीमती था और वो एक और महीने का इंतजार नहीं कर सकता था। बाकी सबको जाते देख लॉन्ग चेन भी उनके साथ धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन उसने वो पन्ना अपने हाथों में ही रखा। ब्लड कंडेंसेशन विशेषज्ञ के चेहरे के भाव कठोर हो गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता लॉन्ग चेन बोल पड़ा, सीनियर, मैं इस फटे हुए पन्ने को अध्ययन के लिए घर ले जाना चाहता हूँ। साथ ही कृपया इसे स्वीकार करें। उसे तुरंत मना करने का मौका न देते हुए लॉन्ग चेन ने पहले उसके लिए एक औषधीय गोली निकाली। वह विशेषज्ञ उसे डांटने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि वह गोली क्या थी। हाथ बढ़ाकर उसे लेते हुए वो ये देखकर चकित रह गया कि वो एक ब्लड कंडेंसिंग पिल थी। ये वही चीज थी जिसकी उसके जैसे ब्लड कंडेंसेशन कल्टीवेटर को जरूरत थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये एक मिडिल ग्रेड मध्यम श्रेणी की गोली थी। यह सामान्य गोलियों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक मूल्यवान थी। इस स्तर के योद्धाओं को अपनी रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स को बेहतर बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल क्यूआई उधार लेने की आवश्यकता होती थी। जहां तक इस गोली का सवाल था, ये रक्त को संघनित कॉन्डेंस करने की दक्षता को कई गुना बढ़ा सकती थी। ऐसी एक गोली कम से कम आधे साल की मेहनत बचा सकती थी। यह देखकर उस विशेषज्ञ के भाव बदल गए और अंत में वो इस दवा के लालच को नहीं रोक सका। याद रखना, मैंने कुछ नहीं देखा। लॉन्ग चेन उसकी बात कैसे नहीं समझता। यदि वो पकड़ा गया तो वो अपनी किसी भी गलती को स्वीकार नहीं करेगा और लॉन्ग चेन पर चोरी का आरोप लगाया जाएगा। लॉन्ग चेन ने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। जब लॉन्ग चेन उस पन्ने को लेकर चला गया, तभी उस विशेषज्ञ ने अपने हाथ की गोली की सावधानीपूर्वक जांच की। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि उसके पास ऐसा खजाना होगा। मुझे उसके बारे में और पता लगाना होगा। यह कहकर वो विशेषज्ञ बैटल स्किल पवेलियन की गहराइयों में गायब हो गया।
लॉन्ग चेन सीधे घर गया। चूंकि उसने ब्लड कंडेंसिंग पिल निकालने की हिम्मत की थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से किसी भी जांच से नहीं डरता था। वर्तमान में उसे जरूरत थी कि लोग यह जान लें कि वो एक अल्केमिस्ट है और ग्रैंड मास्टर UQE के करीबी है। इससे उम्मीद थी कि भविष्य में और परेशानियां नहीं आएंगी। इस तरीके से वो अपने अज्ञात दुश्मन को बता रहा था कि वो लॉन्ग चेन अब वही पुराना व्यक्ति नहीं रहा। अगर वे उससे निपटने के लिए छोटे प्यादों को लाते हैं तो उन्हें इसके परिणामों के बारे में सोचना होगा। वापस चलते समय लॉन्ग चेन लगातार सोच रहा था कि पर्दे के पीछे आखिर कौन है। इसी बीच वो एक छोटी गली में पहुंच गया। अचानक आसमान से एक विशाल जाल नीचे गिरा। इससे पहले कि लॉन्ग चेन कोई प्रतिक्रिया दे